हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 31 जनवरी। जो न्यूज़ है जहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, एक तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। ठीक, मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है इस ईयर को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स के प्रोडक्शंस में क्या प्रॉब्लम होती है, वाई farmers they are not cultivating millets enough and why there is need to focus on millets, इसका क्या nutritional values है, everything is being discussed in an editorial which is going to be important. Along with that हम लोग जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, एक जो होगा वो रिवीजन होगा इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसके बारे में कल डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था विच यू कैन एक्सेस। वो हम देखेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी वेरी important. Apart from that, we will also revise this Hindenburg and Adani the thing which is going on in the stock market. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म भी पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को दो इकोनॉमिक टर्म्स इससे रिलेटेड समझाए हैं, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। सो वी हैव डन, टुडे वी विल डू अनदर इकोनॉमिक टर्म एसोसिएटेड विद दिस न्यूज़, तो वो भी आज हम करेंगे। एंड देन we will read about the finance commission, which is a constitutional body established under article 280। तो इसके बारे में एक न्यूज़ आया है, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में आज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो पहला जो न्यूज़ है वो है अडानी और हिंडनबर्ग के बारे में। तो ये दोनों न्यूज़ में एक साथ ले रहा हूँ जो फ्रंट पेज पे है। Adani reply ignores every key question, says Hindenburg. Opposition seeks answers on Adani stock fudge. तो यहाँ पे जो जो दो न्यूज़ हैं वो है हिंडनबर्ग के बारे में। तो मैं बता दूं और रिवाइज करवा दूं कि जो हिंडनबर्ग है वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट सेलिंग कंपनी। सो इफ यू लुक एट हिंडनबर्ग, सॉरी या हिंडनबर्ग, तो जिसके बारे में आपने पढ़ा, ये यूएस की शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। यूएस की शॉर्ट सेलिंग कंपनी। अब ये शॉर्ट सेलिंग जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो स्टॉक जो है वो पहले बोरो किया जाता है, उसको ओपन मार्केट में सेल किया जाता है और बाद में जब उसकी वैल्यू नीचे हो जाती है तब उसको वापस खरीद लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज यूएस शॉर्ट सेलिंग। तो इस फर्म ने 2 साल से अडानी ग्रुप का पूरा स्टडी किया है फाइनेंस, एंड दे आर सेइंग, दे आर एक्यूजिंग अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन, ओके, एंड अकाउंट फर्जिंग। ठीक, जो यहाँ पे फ्रंट पेज में भी आपने पढ़ा है। ठीक है ना, कि अकाउंट स्टॉक मैनिपुलेशन है और अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। दो चीज़ें ये हाईलाइट कर रहा है। ये जो है आया जस्ट एफपीओ के पहले। अडानी ग्रुप इट वाज गोइंग टू रिलीज 20,000 करोड़ एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसके जस्ट पहले ये आया है। अब अडानी ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो एसबीआई और एलआईसी का बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगा हुआ है। ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि एसबीआई और एलआईसी दे आर द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स in Adani Group, and if Adani Group is in a problem, then the investment made by the public sector bank and public life insurer can be problem. Okay, so that's why oppositions हैं, they are demanding कि इसके बारे में थोड़ी सी और investigation किया जाए, देखा जाए इसके बारे में। Okay, so this is the whole news. Okay, अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए एलआईसी ने क्या बोला है। एलआईसी सेइंग कि जो मेरा एक्सपोजर है ओके इन अडानी ग्रुप, इट इज अंडर 1%, दैट इज टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट एट बुक वैल्यू। तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड। तो एलआईसी ने जो अपना टोटल जो एक्सपोजर रखा है अडानी ग्रुप का, इट इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इट इज जस्ट 0.95% ऑफ द टोटल एयूएम, दैट इज asset under management at book value. The next is 61 killed in suicide attack at Pakistan mosque. So Taliban suicide bomber, it blew himself in a mosque packed with worshippers during afternoon prayers in Peshawar city. Okay, 61 people have been killed and more than 150 have been wounded. Now, if you will see, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, known as Pakistani Taliban, has claimed responsibility for suicide attack, saying it was part of the revenge attack for slain TTP commander उमर खालिद खुरासनी who was killed in Afghanistan in August. ओके, उसके बाद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान विल अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी
to counter the deteriorating law and order situation in Khyber Pakhtunkhwa, and federal government would help provinces in increasing their anti-terrorism capacity. The next is channels can stagger content of national importance across programs, says the center. So Information and Broadcasting Ministry ने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था नवंबर 9 को लास्ट ईयर. उसमें कहा गया था कि जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स है, जो न्यूज़ चैनल्स है, उन्हें 30 मिनट्स जो है दे शुड इंक्लूड द कंटेंट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल रेलेवेंस प्रोग्राम. Okay, so they should decide the topics. They should take 30 minutes on topics related to national importance and social relevance like education, literacy, agriculture, rural development, health and family welfare, science, technology, welfare of women, weaker sections of society, protection of environment and cultural heritage, and national integration. तो अब जो एक नया advisory है, that is guidelines for uplinking and downloading of television channels in India 2022, where they have to telecast on these topics for 30 minutes daily. तो यहाँ पे अब मिनिस्ट्री ने जो कहा है कि जो ये कंटेंट है ज़रूरी नहीं कि 30 मिनट्स का एक साथ ही दिखाया जाए. ओके, सो द कंटेंट नीड नॉट बी ऑफ 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच, इट कुड बी स्प्रेड ओवर स्मॉलर टाइम स्लॉट्स ऑल्सो. ठीक है, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में भी इसको दिखाया जा सकता है. So the time for which the public service broadcasting content is telecast in between commercial breaks shall not be accounted for the 12-minute limit for commercial breaks. ठीक है, उसके बाद मंथली बेसिस पे इनको कितना कहा गया है, 15 आवर्स पर मंथ. ठीक है, तो कितना ये टेलीकास्ट करना है नेशनल सिक्योरिटी और सोशल रेलेवेंस प्रोग्राम फॉर 15 आवर्स पर मंथ और 30 मिनट्स अ डे. The next is Kejriwal launches website showing real-time data on sources of air pollution. So this is also important. So Chief Minister Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, he has launched a website www.rasman.com to provide real-time data on the sources of air pollution in the city. ओके, तो इसका जो बेनिफिट वो क्या होगा, दैट द दिल्ली गवर्नमेंट कैन फ्रेम इफेक्टिव पॉलिसीज टू कर्ब द पॉल्यूशन. एक बार सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन हमें पता चल जाए तो उसको कर्ब करना आसान हो जाता है. तो इसमें 2 यूनिट्स होंगे, एक होगा सुपर साइट और एक होगा मोबाइल लेबोरेटरी. तो जो मोबाइल लेबोरेटरी वाला जो सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम सोर्स एप्रोटियोनमेंट स्टडी, मतलब कि रियल टाइम कहाँ से पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है दिल्ली में. ओके, तो वो पूरा हमको वो डेटा देता है, तो हम उसके हिसाब से जो है पॉलिसीज बना सकते हैं. द नेक्स्ट इज आफ्टर राष्ट्रपति भवन DU मुगल गार्डन रीनेम टू. तो मैं आपको लोगों को मुगल गार्डन के बारे में बता देता हूँ. ये संडे का न्यूज़ है. तो संडे को न्यूज़ था कि जो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नेम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया है अमृत उद्यान. ओके, द नेम हैज़ बीन चेंज टू अमृत उद्यान. फाइन. देन इफ यू विल सी दैट DU में जो नॉर्थ कैंपस में जो मुगल गार्डन है उसका नाम रख दिया गया है गौतम बुद्धा सेंटेनरी गार्डन. ओके, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए. ओके, नाउ यहाँ पे फ्रेंड एक बात होती है कि व्हाट इज दिस मुगल गार्डन. तो मुगल गार्डन अगर हम बात करें अबाउट मुगल गार्डन, सो वंस अगेन आई जस्ट वांट टू मेक अ रिवीजन. तो मुगल गार्डन एक है, ये गार्डन का एक आर्किटेक्चर स्टाइल है दैट इज बेस्ड ऑन चारबाग स्टाइल. चारबाग स्टाइल ये पर्शियन स्टाइल ऑफ मेकिंग गार्डन होता है, चारबाग स्टाइल. ठीक है, इसमें जो होता है अगर आप गार्डन देखोगे तो वो रेक्टिलिनियर होता है एंड इट इज़ डिवाइडेड ओके बाय द फ्लोइंग वाटर्स. तो ये जो बीच में जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो इट विल बी डिवाइडेड बाय फ्लोइंग वाटर्स. जैसे कि अगर आप ताजमहल अगर आपने देखा होगा तो ताजमहल के सामने जो गार्डन है, ठीक है, उसका भी जो प्लान है वो कुछ ऐसा ही है. ठीक है, तो जो मुगल्स थे स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर, they started building gardens in India based on चारबाग style influenced by Persian style of making gardens. ओके, तो चारबाग स्टाइल में अगर आप देखोगे तो एक तो ये रेक्टिलिनियर होता है पहला. सेकंड, इसमें वाटर का फ्लोइंग वाटर का कॉन्सेप्ट होता है, फ्लोइंग वाटर का. ठीक है, एंड फाउंटेन, ये इसमें 2 चीज़ें इसमें पक्की सी होती हैं. ठीक, तो जो मुगल गार्डन है वो जो इस टाइप के जो गार्डन्स हैं उनको हम मुगल गार्डन्स कहते हैं. तो जैसे कि अगर आप देखोगे ताजमहल में भी ये गार्डन है, देन कश्मीर में यू हैव निशात बाग, वहाँ पे भी ये गार्डन है, पाकिस्तान में भी ये गार्डन है. ठीक है, आगरा में भी एक ऐसा गार्डन है. तो जो भी गार्डन इस स्टाइल से बनते हैं उन्हें हम मुगल गार्डन कहते हैं. नाउ कमिंग टू दी इंडस वाटर ट्रीटी, हम एडिटोरियल आज यहीं पे ले लेते हैं. इंडस वाटर ट्रीटी हमने कल भी कहा था, कल भी इसको डिटेल में किया था इंडस वाटर ट्रीटी को. तो ये जो ट्रीटी है, दिस ट्रीटी डिवाइड्स द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इनटू 3 वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर्स. ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स में यू हैव इंडस, झेलम एंड चेनाब. ठीक,
और ईस्टर्न रिवर्स में यू हैव ब्यास, सतलज, रवि। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स में जो पूरा एक्सक्लूसिव यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इंडिया को दिया गया है। इंडिया इस ईस्टर्न रिवर्स के वाटर को यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न रिवर्स में पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव यूज़ करने का सिस्टम है। तो बट यहाँ पे फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एंड फॉर नॉन कंजम्पटिव यूज इंडिया कैन यूज द वाटर ऑफ दिस थ्री रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें ये भी है कि इंडिया कैन बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। रन ऑफ द रिवर का मतलब कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करते, हम बस वाटर को चैनलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, हम वाटर को स्टोर नहीं करते। तो यहाँ पे इंडिया ने दो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। एक है किशन गंगा ऑन झेलम एंड रातले ऑन चेनाब। इसके बाद पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस किए हुए हैं। ठीक है, पर अगर आप देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी ने ही एक इंस्टीट्यूशन बनाया है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट वाटर कमीशन। ओके, परमानेंट कमीशन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी और परमानेंट इंडस कमीशन, वहाँ जहाँ पे दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स रेगुलरली मिलते हैं, अगर कोई इशू है तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट इसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान जो है इट हैज़ रेफ्यूज टू कंक्लूड नेगोशिएशंस विद इंडिया इन दी बायलैटरल मैकेनिज्म। पाकिस्तान ने पहले रेफ्यूज कर दिया कि दैट वी डोंट वांट टू रिजॉल्व दिस इन अ बायलैटरल मैकेनिज्म दैट इज यूजिंग परमानेंट इंडस कमीशन। देन पाकिस्तान ने फिर वर्ल्ड बैंक को कहा कि दैट नीड्स टू बी अपॉइंटेड अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, तो वर्ल्ड बैंक उसके लिए भी एग्री हो गया। ओके, आफ्टर दैट पाकिस्तान said that push this case to the court of arbitration in Hague। तो नाउ इंडिया जो है वो इसको ऑब्जेक्ट करता है कि देर आर टू बॉडीज विच आर लुकिंग इन द डिस्प्यूट। ठीक है, एंड इफ दे बोथ हैव डिफरेंट कंक्लूजन ऑन द इशू देन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। फाइन। तो इंडिया का ये भी कहना है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे तभी जाना चाहिए जब हम एक लेवल पे अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व ना कर पाए। जैसे कि पहले तो जो परमानेंट इंडस कमीशन है पहले वहाँ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर वहाँ नहीं होता है तो वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हमको जाना चाहिए, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो लास्ट रिसोर्ट इज गोइंग टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग। बट पाकिस्तान वांट्स टू यूज ऑल इट्स options at once। Okay, so that is the problem now, so that's why India has asked Pakistan to renegotiate the issue। Now coming to the International Year of Millet, so 2023 has been declared as the International Year of Millet। ओके, मिलेट्स का देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। दे हैव स्पेशल न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज लाइक दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, micronutrients and antioxidants, and they have agronomic characteristics like they are drought resistance and suitable for semi arid regions। okay, अब हम यहाँ पे अगर आप आएंगे तो there are two major groups of millets which are grown in India। The major millets include sorghum, pearl millet and finger millet, while minor millets include foxtail, little millet, kodo, proso and barnyard millet। Then if you will see in 2019-20 the total production of nutri cereals was 47.7 million tons। उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो था वो मेज की प्रोडक्शन थी, बट इट इज़ अ नॉन मिलेट क्रॉप यूज्ड मेनली एज फीड। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर जो टोटल प्रोडक्शन है मिलेट्स का इंडिया में it was 18.9 million tons, and with this production the inclusion of millets in the PDS would not be feasible if more than 50% production were procured। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर हमें मिलेट को प्रमोट करना है तो जितना मिलेट आज प्रोड्यूस होता है अगर उसका 50% भी अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, विच इज़ अनलाइकली द केस, ओके, then only we can achieve the target of provisioning of millets in the public distribution system। तो अगर आप देखेंगे that millets they are procured in only a few states and stocks in the central pool are small। अगर मैं 2022 की बात करें तो central stock they had 33 million tons of rice and 31 million tons of wheat but only 4 tons of nutri cereals और millets। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मेन प्रॉब्लम है मिलेट का वो सबसे पहला तो यही है डिक्लाइन इन एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट्स। तो इसका जो रीज़न है ओके दैट इज डिक्लाइन इन एरिया और सेकेंड इज लो प्रोडक्टिविटी। ये जो दोनों प्रॉब्लम है इसका इट इज़ मार्केट लिंक्ड। ठीक है ना, इट इज़ मार्केट लिंक्ड, मार्केट लिंक्ड है ये पूरा। अब देखिए कैसे है ये मार्केट लिंक्ड। अगर फार्मर को
अगर फार्मर को रिटर्न्स किसी क्रॉप पे अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो फार्मर्स क्या करते हैं, दे शिफ्ट दी पैटर्न, दे शिफ्ट दी पैटर्न को शिफ्ट कर देंगे. दे विल गो फॉर सच क्रॉप्स विच इज वेरी न्यूमरेटिव, फॉर एग्जांपल cultivating rice and wheat. Okay, so farmers they shift. The second problem is that it is related with market, क्योंकि farmers को जो है वो returns अच्छा नहीं मिल रहा है, so definitely there will be decline in area. Second is low productivity. तो लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि जिस तरीके से राइस और व्हीट की प्रोडक्टिविटी है उस तरीके से मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी नहीं है. ओके, तो उसको भी जो यील्ड है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. सो यह इफ़ यू विल सी द थर्ड प्रॉब्लम कम्स नाउ, शिफ्ट इन डाइटरी हैबिट्स ऑफ इंडियंस. ओके, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे द थर्ड प्रॉब्लम दैट 15 years earlier a different study showed that 39% of the household consume millets regularly. ओके, तो अगर आप देखेंगे कि पहले जो है वो 39% था, पर अब जो है जो कंजम्पशन है मिलेट का वो काफ़ी गिर गया है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी एंड चेंजिंग ऑफ फूड हैबिट्स. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अगर हमें मिलेट की प्रोडक्शन अगर इंडिया में बढ़ानी है, so what we have to do, we have to increase the production of millets and reversing the decline in area cultivated. Okay, and multiple interventions which include scientific inputs, institutional mechanisms, financial incentives and in-kind support. Okay, जैसे कि कुछ states हैं like Karnataka and Odisha, they have initiated millet missions. Okay, and here if you see that if they are given remunerations, if the farmers are assured of returns, then definitely they will grow millets. खास करके अगर आप देखेंगे small farmers in hilly regions and dryland plains who are among the poorest household in rural India are going to cultivate millets only if it gives them good returns. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम millets को PDS में इंटीग्रेट कर लें. ओके, एंड एडिक्वेट पब्लिक सपोर्ट विद market support from the government, like ensuring the supply for the PDS and providing nutritional benefits to a wide section of the population. These problems can be solved by popularizing the production of millets in the country. The next is in 2022 trial courts imposed most death sentences in 20 years. So we are talking about the capital punishment. तो एक एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 है which is published by Project 39A, okay, by National Law University Delhi, which says that at the end of 2022 539 prisoners were on death row in India. ठीक है, तो अगर हम रीजन देखें, ओके, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट्स दे हैव इम्पोज्ड 165 डेथ सेंटेंसेस, द हाईएस्ट इन 2 decades. ट्रायल कोर्ट्स, ओके, तो इसकी वजह से जो है जो डेथ पेनाल्टी, प्रिजनर्स ऑन डेथ पेनाल्टी, ओके, इट हैज़ इंक्रीज्ड. अगर आप देखेंगे जो सडन राइज इन 2022, इट इज़ रिलेटेड विद गुजरात वेयर अ ट्रायल कोर्ट, ओके, इट अवॉर्डेड 38 convicts with death penalty and life imprisonment until death to 11 others in 2008 Ahmedabad serial blast case. तो इन टोटल अगर आप देखेंगे तो गुजरात कोर्ट्स दे इम्पोज्ड 51 डेथ सेंटेंसेस इन 2022 which is highest among all the states. Okay, now this is also a huge rise from the average of 2.5 death sentences given by the state trial courts between 2016 and 2021. उसके बाद गुजरात के बाद अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एंड झारखंड दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेथ सेंटेंसेस इम्पोज्ड बाय ट्रायल कोर्ट्स. उसके बाद आप देखेंगे द ऑथर इज सेइंग दैट सून द नंबर ऑफ डेथ सेंटेंसेस गिवन बाय ट्रायल कोर्ट्स मे डिक्रीज ओइंग टू अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ऑन कैपिटल पनिशमेंट. तो यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे अ 3 judge बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड द मैटर टू द 5 member कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ओके, for providing meaningful opportunity to those who are found guilty of capital offense to present their mitigating factors. Okay, mitigating factors and circumstances that why they have committed that crime. ठीक है, so it can lead to the convicts, the sentence can be overturned from death sentence to life sentence. उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट कैन may make it necessary for the trial court to get to know the accused before passing the सेंटेंस. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे उसका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री है, ओके, ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंसेस, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ओके, दे कैन बी मैंडेटेड टू बी द पार्ट ऑफ द सेंटेंसिंग प्रोसेस. मतलब किसी भी कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस देने से पहले जो उसका मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस है वो जज को समझना अब ज़रूरी हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने वैसा डिसीजन पास कर दिया. ओके, द सेकेंड प्रॉब्लम विद द डेथ पेनाल्टी इज
दैट लो डिस्पोजल रेट ऑफ दैट पेनाल्टी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 2022 में ही फ्रॉम द 67 डिसाइडेड केस बाय हाई कोर्ट्स इन्वॉल्विंग 101 prisoners, 3 prisoners had their death sentences confirmed, 48 prisoners saw their death sentences commuted to life imprisonment, and 43 were acquitted of all charges, and 6 had their cases remitted to the trial court. Okay. उसके बाद एक केस ऐसा था where court enhanced the sentence imposed by the trial court from life imprisonment to death penalty. The next is Supreme Court to list on February 3 petition to restrain Union government from censoring BBC documentary. So ये जो issue है it is about the BBC documentary that is titled India the Modi Question. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा था कि जो लिंक्स हैं, जो ट्वीट्स हैं, 50 ट्वीट्स हैं विच कंटेन्स द लिंक्स टू दिस डॉक्यूमेंट्री शुड बी रिमूव फ्रॉम द ट्विटर अंडर रूल 16(3) ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021 एंड सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। गॉट इट। उसके बाद इसके पहले अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया था, ओके, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ओके, तो यहाँ पे जो पेटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि दैट द कंटेंट्स ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एंड ट्वीट्स ऑफ मोहित्रा एंड भूषण आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द नेक्स्ट इज रशिया टू पार्टिसिपेट इन G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। So Russian Minister Sergei Lavrov, he will participate in meeting of G20 foreign ministers in New Delhi on March 1st and 2nd, according to the Deputy Foreign Minister of Russia. Okay, so we all know that India is going to chair G20 summit in 2023. Now coming to Finance Commission. Okay, so it is Finance Commission is to be established by the President after every 5 years under Article 280 of the Constitution. ठीक है, तो अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसका जो रिकमेंडेशन है उसका टर्म जो है वो पूरा हो जाएगा। नाउ द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट द 16th फाइनेंस कमीशन। और अगर आप देखेंगे कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स में द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन शुड हैव बीन अपॉइंटेड, बट सिंस द रिपोर्ट कवर्ड 6 years इंस्टेड ऑफ 5, इट मस्ट बी अपॉइंटेड दिस ईयर, मतलब 2023 में। So if you will see that Finance Commission, okay, it is tasked with recommending the revenue sharing formula. This is very important function of Finance Commission, to recommend the revenue sharing formula between the center and the states and the distribution among the states. तो जो 15th Finance Commission है, it was set up in November 2017 with the mandate to make recommendation for the 5-year period from 2020-21. Okay. Now the constitution, it requires Finance Commission to be set up every 5 years, but the 15th Finance Commission's mandate was extended by 1 year till 2025-26. ठीक है। अब जो है जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर हमें फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करना है तो इस ईयर तक वो अपॉइंट हो जाना चाहिए। लास्ट टाइम जब एक्सटेंशन मिला था फाइनेंस कमीशन को, तो दैट वाज 9th फाइनेंस कमीशन इन जून 1987। इट वाज आस्क्ड टू सबमिट अ सिंगल ईयर रिपोर्ट फॉर 1989-90 एंड अ 5-year रिपोर्ट फॉर टिल 1994-1995। ओके, एंड देन दिस रिपोर्ट्स वर सबमिटेड इन 1988 एंड 1990। तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि जब 10th फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात आई तो उसके लिए 1994-1995 तक रुका नहीं गया, उसके लिए वो 1992 में वो बन गया था। ओके, विद इन द 5-year डेडलाइन स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1987 में वो बना था, उसके बाद 1992 में 10th फाइनेंस कमीशन का गठन हो गया। यहाँ पे ये बना है कब, 2017 में, तो 2022 तक इसको बन जाना चाहिए था, बट since it has got 1 year extension then it has to be made by 2023। उसके बाद फाइनेंस कमीशन का एक जो चैलेंज यहाँ पे मेंशन है, तो सी देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वन इज जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A एंड द नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन। सो द की चैलेंज फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन वुड बी द coexistence of another permanent constitutional body, that is GST Council. Okay, so NK Singh, who is the chairman of the 15th Finance Commission, he has said that the council's decisions on tax rate changes could alter the revenue calculations made by the commission for sharing fiscal resources. Now the next is General Assembly divided over United Nations reforms. So here we are talking about General Assembly. उनके जो president हैं, he is on visit in India. The name of the president is Kasaba Korosi. So Kasaba Korosi, he is the president of 77th
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इंडिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके सपोर्ट में है कि दैट नाउ द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन शुड बी डन, ओके। सो यहाँ पे देखिए वो चैलेंज वो हाईलाइट क्या कर रहे हैं, कसाबा कोरोसी, ही इज सेइंग दैट the reform of the UN Security Council was a member-driven process, and for that, the members of the United Nations General Assembly had to first come together to pass a resolution demanding the reform of the Security Council. Then he is saying that in order to ask the P5 मतलब permanent members of the United Nations Security Council, or okay, to accept a proposal coming from the UN General Assembly for reform, there should be a resolution in the General Assembly. So they are saying कि इस सिक्योरिटी काउंसिल से पहले जनरल असेंबली को रिफॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिफॉर्म के रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट द प्रॉब्लम इज कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी द मेंबर्स आर डिवाइडेड, there are 193 countries and there are 5 negotiating groups which are neutralizing each other. That is one of the problem. Then he has said that permanent members, they are not enthusiastic about reform of the United Nations system, but they have all agreed that it was necessary for introducing changes in the Security Council. ठीक है? So they are saying that they do not want reform in the UN system, but there can be changes in the Security Council. Then see, the next is that permanent members, they have the special power that is called as veto power. So now the Kasaba Korose is saying that the system of veto in the Security Council is 77 years old, and that it has become a tool to block the work of the global body and not to encourage it. So he is also highlighting the problem of veto. For example, जैसे कि यूएस और इंडिया ने 5 टेररिस्ट को सैंक्शन लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किया था सिक्योरिटी काउंसिल में, बट इट वाज चाइना ऑलवेज पुट द टेक्निकल होल्ड ऑन दोस 5, ओके। तो ये पिछले साल हो चुका है। सो द सेम थिंग इज बीइंग हाईलाइटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट. The next is G20's EWG to discuss social issues, labor, employment. So the G20's employment working group will discuss labor, employment and social issues to develop a sustainable, balanced, inclusive and job-rich growth. Okay. So यहाँ पे representatives of governments, employers and employees of G20 countries will attend the 2-day meeting to be held in Jodhpur. ठीक है, तो ये important है कि where this meeting was held, it was held in Jodhpur. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे that EWG employment working group, okay, it lies in the fact, देखिए यहाँ पे important है that G20 countries represent 85% of the world GDP and 2/3 of the world population. Then the second meeting of the EWG, it will be held in Guwahati between April 3 and 5. The next is very important news from the Republic Day parade, okay, जो जिसका क्लोजिंग सेरेमनी जो था वो परसों था। तो इफ यू विल सी, यहाँ पे एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द पंजाब रेजिमेंट कंटिजेंट वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज एट द 74th रिपब्लिक डे परेड. द इंडियन एयरफोर्स वन द फर्स्ट स्लॉट इन द ऑनलाइन पब्लिक पोल कंडक्टेड बाय माई गवर्नमेंट. देन अगर आप देखेंगे फ्रॉम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वॉज नेम्ड द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अंडर दिस कैटेगरीज, बोथ द कैटेगरीज, ओके। उसके बाद हम स्टेट्स की बात करें, देन द उत्तराखंड टेबल्यू बेस्ड ऑन मनसखंड वाज एडजज्ड द बेस्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी टेबल्यू बाय अ पैनल ऑफ जजेस. और गुजरात क्लीन एनर्जी एफिशिएंसी वन द फर्स्ट स्पॉट इन द ऑनलाइन पब्लिक पोल कंडक्टेड बाय माई जीओवी, ओके. The next is from World Affairs. Blinken appeals for peace as violence soars in West Bank. So this is also important news. तो मैंने आप लोग को वेस्ट बैंक के बारे में बताया था कि there are 2 टेरिटरीज कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। एक तो गाजा है, दूसरा वेस्ट बैंक है। इसको वेस्ट बैंक इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट लाइज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द जॉर्डन रिवर विच ड्रेन्स इनटू द डेड सी। और मैंने पहले ही कहा था कि इसमें जो इजराइल का जो प्लान है फॉर बिल्डिंग द सेटलमेंट्स दैट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पैलेस्टीनियंस, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे कि आप जो अभी जो वायलेंस हो रहा है, इट इरप्टेड लास्ट वीक व्हेन एन इजरायली मिलिट्री रेड ऑन अ मिलिटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेस्ट बैंक सिटी ऑफ जेनिन, ठीक, that killed 10 people. Okay, then it was followed by the shooting in an East Jerusalem Jewish settlement that killed 7 Israelis. The next is one-liner, China's Sichuan to scrap 3-child limit. So Southwest China's Sichuan province will lift its 3-child birth limit
and remove restrictions on single parents as the world's most populous nation faces a looming demographic crisis। तो हमने पढ़ा था कि 6 डिकेड में पहली बार चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इन 2023 इंडिया इज ओवरटेकिंग चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सो ओवर हियर चाइना में जो है पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर बाद में 2015 में उसको रिवर्स कर दिया गया, टू चाइल्ड पॉलिसी किया गया। उसके बाद 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म किया गया, ठीक है। देन 2021 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया, बट स्टिल द बर्थ रेट इज नॉट इंक्रीजिंग। सो नाउ various provinces like Sichuan, they are scrapping the three child limit also to control the falling birth rate. Now coming to the hockey, so coach Graham Reed, two others resign after World Cup debacle. So hockey World Cup जो ओडिशा में हो रहा है, okay, so it ended with the Germany crowned champion. So ये important है that Germany won the hockey World Cup 2023, ओके। एंड यहाँ पे जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इट वाज नॉट गुड, सो देयर हैज बीन मर्मर दैट थ्री फॉरेन स्टाफर्स, चीफ कोच ग्राहम रीड, एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क एंड साइंटिफिक एडवाइजर माइकल पेम्बर्टन, they are going to submit their resignation to Hockey India president Dilip Tirke. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.